Assalamu alaikum. My name is Abdul Bahadali, A in O levels physics instructor. Today we are going to solve A2 paper 4 physics for October November 2024 paper 4 2 version 2. Now this is the formula sheet which आपको given होती है. कुछ constants होते हैं जो आपके पास होते हैं, then आपके पास कुछ फॉर्मूले होते हैं 2 पेजेस पर स्प्रेड. कुछ एएस में आपने देखे होते हैं, कुछ आप ए2 में देखते हैं और उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं. अच्छा, अब आते हैं पहले सवाल की तरफ. पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है? मेटल व्हील कंसिस्ट ऑफ एन एक्सल ए 8 spokes and a rim as shown in figure 1.1. Point X is on the rim at the one end of the spokes. यानी ये point X है. The rim has a radius of 0.85 meters, so it is already in meters, so you don't have to convert it. ठीक है. The wheel is rotating clockwise like this. Clockwise rotate कर रहा है with an angular speed of 140 radians per second. This is omega. This is R. For the point X, determine the linear speed. We know from the formula of gravitation that V is equals to R omega. R as in meters, omega is radius per second. Just put the values and get the answer. आपके पास आंसर आया 120 मीटर पर सेकेंड. दिस इज बेसिकली योर लीनियर स्पीड. फिर आगे बढ़ते हैं. फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन के बेटा आपने 3 फॉर्मूले सुने हैं. पहला फॉर्मूला है आपके पास ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. दूसरा फॉर्मूला है ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. थर्ड इज ए सी इज इक्वल टू वी ओमेगा. तो जो भी आपके पास तीनों पैरामीटर्स मौजूद हैं, तो जो आपको आंसर समझ आता है वो आप वैल्यूज डालें. तो आपके पास आर ओमेगा का मतलब क्या? 0.85 इंटू लीनियर एंगुलर स्पीड आपके पास 140 थी, उसका स्क्वायर किया, आपके पास आंसर आया 1.68 एक्सपोनेंट करके. तो जब आपने उसको राउंड ऑफ किया तो दिस विल बिकम 1.7 एक्सपोनेंट 4. फिर बात करते हैं जी. देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी. Flux density is represented by capital B and the unit is Tesla. I repeat, flux density is represented by capital B and the SI unit is Tesla. Was given a 0.18. State Lenz's law of electromagnetic induction. So O level से आपने पढ़ा है कि the direction of induced EMF is always opposite to the reason of its induction. You will get this marks. Then वो कह रहा है show that the time taken for point X to complete one revolution is 45 millisecond. एक पूरी रेवोल्यूशन के जो टाइम है वो 45 मिली सेकेंड है. यानी एक्स जहां से शुरू हुआ है उसी पोजीशन पर वापस आने के लिए उसको 45 मिली सेकेंड लगे. तो फ्रॉम अगेन ग्रेविटेशन एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. आपको टी चाहिए 2 पाई ओमेगा, आपको 140 गिवन था. आपने 2 पाई ओवर 140 किया तो आपके पास 0.045 सेकेंड्स या 45 मिली सेकेंड्स या 45 एक्सपोनेंट -3 आंसर आ गया. फिर कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा यहाँ समझिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कैपिटल बी. मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. ठीक है. फाई का फॉर्मूला आपने 2-3 पढ़े, उनमें से एक है जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एरिया हो तो यू जस्ट अप्लाई B multiplied by area. अब this was circular, so the area is given by pi r square. आपके पास r 0.85 था. अगर डायमीटर होता तो आप उसको कन्वर्ट करते और उसके बाद आप इस वैल्यूज में डालते तो आपके पास आंसर आ जाता. तो आपने जब पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाला, ये एरिया निकला हुआ है, ये आपके पास b की वैल्यू है 0.18. ठीक है. ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है जी 0.18. और आपने जब वैल्यूज डाली तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.41. अच्छा याद रखिएगा, कैपिटल बी को कहते हैं यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इसका जो यूनिट है वो है आपके पास टेस्ला रिप्रेजेंटेड बाय टी. फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स और इसका जो यूनिट है वो है वेबर. ठीक है, डब्ल्यू बी. ठीक है जी. फिर बात करते हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द स्पोक एक्स. आपको फैराडेज लॉ पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास आया है जी 0.41. आपको टाइम दिया गया था 45 मिली सेकेंड, तो आपने उसको सेकेंड में कन्वर्ट करके जब रखा तो आपके पास वोल्टेज इज आए 9.1. यानी कि जब ये इसको पूरा टर्न करके यहाँ तक आया तो इसने 9.1 वोल्ट्स इस पूरी रोटेशन में जनरेट किए होंगे. अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ए पर ज्यादा है या एक्स पर ज्यादा. तो याद रखिएगा एक्स पर ज्यादा बिकॉज ऑफ द रोटेशन.
एक्स जो है वो रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसकी वजह से आप लीमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो आपको A2 में सिखाया गया उसके थ्रू आप इसको चीज को निकाल के आप लिख सकते हैं। तो एक्स का पोटेंशियल ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही होगी इन ऑर्डर टू रीबैलेंस दिस, एंड यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन बाय यूजिंग लीमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी, अब आते हैं आगे। ये है जी स्पेस का सवाल, एस्ट्रोनॉमी का सवाल। सन मे बी कंसिडर्ड एज अ uniform sphere with a mass of 1.99 exponent 30 kilogram as a surface temperature of 5780 Kelvin. A probe with a mass of 2.63 kilogram moves in a straight line towards the sun. वो कह रहा है आपसे when it is at a distance x, ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। जब आप A2 पढ़ रहे थे तो आपने A2 में एक चीज पढ़ी थी कि 3 तरीके की ग्रेविटेशन होती है। एक होती है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, और एक होती है ग्रेविटेशन। सॉरी, मैं 2 दफा ग्रेविटेशन बोल गया। 3 तरह की फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की, मैग्नेटिक होती है मैग्नेट की, ग्रेविटेशनल होती है किसी भी मास पर एक्सपीरियंस होने वाली फोर्स या मास लगाने वाली फोर्स। तो आप क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट मास। अगर आप फोर्स जी का फॉर्मूले को इक्वेट करें तो एफ अपॉन एम आता है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। वो कह रहा है आपसे फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोब वेयर एक्स इज एट दिस मच डिस्टेंस 1.47 एक्सपोनेंट 11। तो आपसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर में कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यूज इक्वेट करना सिखाया जाता है। तो आपने क्या कहा कि जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square, which is the Newton's law of gravitation, is equals to mass into gravity। ये mass of the probe है, ये mass of the probe है, कैंसिल हो गया। तो कैपिटल स्मॉल g की इक्वेशन बनी कैपिटल G into mass of sun over the distance given। तो अब आपके पास g की वैल्यू आपको पता है यहाँ गिवन होती है, m आपके पास ऊपर गिवन था, x आपने ये वाला डिस्टेंस लिया, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ 6.14 एक्सपोनेंट माइनस 3। फिर वो क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें। आपको अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, यहाँ हम mgh यूज नहीं करते। इस पर ठीक ठाक बहस होती है कि mgh क्यों यूज नहीं करा जाता, gm अपॉन आर स्क्वायर क्यों यूज किया जाता है, gmm अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास यूज किया जाता है। तो ये g की वैल्यू है कांस्टेंट, ये आपके पास मास ऑफ सन है, ये मास ऑफ प्रोब है, और ये वो डिस्टेंस है जिस पर वो प्रोब सूरत से पोजीशन। तो आपके पास आ गई जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। अब वी ऑल नो माइनस का मतलब क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की माइनस का मतलब होता है वो वर्क डन या वो एनर्जी जिसकी वजह से ये मूवमेंट हुई। फिर वो क्या कह रहा है, एक ल्यूमिनोसिटी का सवाल है। कह रहा है कि ये इक्वेशन है, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स आप रीराइट करें। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपने जी की वैल्यू इक्वेट करी, आपके पास आंसर आ जाएगा। एल इज द ल्यूमिनोसिटी, एक्स को आपने सब्जेक्ट बनाया और उसको आपने सॉल्व कर दिया। फिर वो क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और फोर्स का आपको एक ग्राफ दिया। वो कह रहा है इस वैल्यू पर ल्यूमिनोसिटी निकाल के दीजिए। तो आपने क्या करा, आपके पास 4 पाई जी एम एम अपॉन जो वैल्यू है वो आपने निकाला। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस था 1.83, ये फोर्स है आपके पास, ये मास है। ठीक है, आपके पास 1.83 यहाँ से आपने फोर्स निकाली, और ये वो डिस्टेंस है। ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का कांस्टेंट है, आपने वैल्यूज डाली तो आपके पास ल्यूमिनोसिटी की वैल्यू आई 3.8 एक्सपोनेंट 26। ठीक है जी, अब आगे बढ़ता हूँ। यूज योर आंसर टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सन। स्टीफन्स लॉ है, आपने स्टीफन बोल्ट्स लॉ पढ़ा है, एल इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर टी। ये सारी वैल्यूज आपको, ये वाली वैल्यू भी गिवन है आपके पेपर 4 में, अभी दिखा भी देता हूँ। सरफेस टेम्परेचर आपको गिवन है, उसका पावर 4 किया, रेडियस के लिए अंडर रूट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर पे 6.9 आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके इसको 7 कर दिया। आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एन इशू। फिर आते हैं जी थर्मल फिजिक्स पे। वो कह रहा है आपसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट की डेफिनेशन बताएं। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं पूछा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं पूछा, उसने आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा स्पेसिफिक लैटेंट हीट की डेफिनेशन बताएं। तो आपने क्या लिखा कि दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास
यूनिट मास की एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, सच दैट देयर शुड बी नो चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है नो चेंज इन टेम्परेचर, और स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपके पास यूनिट मास की बात हो रही है। एएस में जब आप थे तो आपने वर्क डन की एक इक्वेशन पढ़ी थी, पी डेल्टा वी, प्रेशर आपको दिया हुआ है, डिफ डेल्टा वी आपको दिया हुआ है, आपने जो वर्क डन था वो निकाला, दैट इज 1.7 किलो जूल। फिर A2 में आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला पढ़ा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो आपने उसको इंटरनल एनर्जी निकालनी थी जो सप्लाई की गई, तो आपने 17.6 जो कि ऊपर गिवन है आपके पास सामने नजर आ रहा होगा कि ये 17.6 किलो जूल्स इंटरनल एनर्जी है, और जो एनर्जी वर्क डन आपने किया 1.7, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास वर्क डन आ गया, या जो एनर्जी अंदर प्रेजेंट होगी वो आ गई, यानी दिस वाज योर वर्क डन एंड दिस वाज द इंटरनल एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। अब वो कह रहा है यूज योर आंसर इन बी पार्ट 2, यानी कि थर्मल एनर्जी को यूज करते हुए स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू निकालें। अब मेरे पास यहाँ मास नहीं था, अगर आप सवाल पढ़ें तो मेरे पास मुझे डेंसिटी दी गई है, ठीक है, मुझे वॉल्यूम दिया गया है सब्सटेंस का, तो क्या मैं इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए मास निकाल सकता हूँ यूजिंग बेसिक फॉर्मूला ऑफ ओ लेवल्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज मुझे पता है कि स्पेसिफिक लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एल वी, मुझे ये एल वी की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, डेंसिटी 710 और जो इनिशियल वॉल्यूम गिवन था उससे मैंने मास निकाला, उस मास की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया, 19.3 वाज माय सप्लाइड एनर्जी, तो मेरे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू आ गई 380 किलो जूल्स किलो पर किलोग्राम। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। द सब्सटेंस एज अ स्पेसिफिक हीट फ्यूजन स्टेट एंड एक्शन, ये बहुत बेसिक सवाल है। फ्यूजन जो है वो बहुत स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का जॉइनिंग होती है, उसमें लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेस वर्क डन होता है, तो ये इट्स अ वेरी बेसिक थिंग फॉर एन ए लेवल्स फिजिक्स स्टूडेंट, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेट करता है कि फ्यूजन और उसको आपने इक्वेट करना हो कि किस तरीके से होता है। फिर आते हैं जी आगे, स्टेट 3 बेसिक assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी, और केटीएम का चैप्टर आपने पढ़ा है, काइनेटिक के रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होती है, आपके पास दो तीन और पॉइंटर्स उनमें से जो भी चाहे लिखें। अच्छा, ये जो अगला पार्ट है आपका, ये हमारे पास वो सवाल है जो कि ओ लेवल से आता है कि जी आपके पास कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, तो याद रखिएगा कोलिजन होते हैं, उन कोलिजन की वजह से फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। याद रखिएगा, कोलिजन की वजह से डायरेक्ट प्रेशर नहीं आएगा, कोलिजन की वजह से फोर्स होगी, फोर्स की वजह से प्रेशर आएगा। फिर आपके पास दो वैल्यूज टेम्परेचर और रैंडम स्पीड का दिया गया है, उससे आपको पीवी और टेम्परेचर भी दिया गया है। वो कह रहा है 3 कंक्लूजन बताइए। स्ट्रेट लाइन है, आपके पास आइडियल गैस है, आपने मासेस की वैल्यू निकालनी पी डेल्टा वी करके, और उससे कोई इतना इशू नहीं है, 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 27 आपके पास आ रहा है ये वाली वैल्यू, और आपके पास 4 करके कुछ 6.67 करके वैल्यूज आ रही हैं क्या। फिर आते हैं जी एसएचएम के सवाल पे। एसएचएम में आपको पता है कि भाई आपके पास जो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन, तो अगर मैं इसको यहाँ बनाता तो आपके पास क्या होता है, ये इस तरफ होता है, एंड ओवर हियर इस यहाँ कहीं पे मीन पोजीशन एग्जिस्ट करती। उसने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है। अब आपको पता है हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकलेगी, दैट इज 0.016 मीटर्स, और आपके पास यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के दरमियान का डिस्टेंस लूँ तो मेरी जो टाइम पीरियड आ रहा है दिस विल बी 0.5 माइनस 0.1, दैट इज 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, ये मेरे पास टाइम पीरियड है। अब मैंने क्या कहा, मेरे पास एम्पलीट्यूड अगेन बाय एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज आई हैड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो मेरे पास 0.016 आया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टाइम पीरियड दैट वाज फ्रॉम द ग्राफ इज 0.4, तो फिर आपके पास आ गया 15.7 व्हिच इज इक्वल टू 16। कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन निकालें, आपको एसएचएम में बाकायदा डेरिवेशन कराई जाती है टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वेट करके। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो आपने क्या करा, v इज ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, जब आपके पास मीन पोजीशन ना हो
एक्स जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो तो आपके पास एक्स नॉट आता है। आपने मास 0.15 kg ऊपर आपको यहाँ सामने नजर आ रहा होगा। आपने 15.7 जो है अपना जो कैलकुलेटेड एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी वो यूज करी, और जो वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू थी 0.016 मीटर्स उसका स्क्वायर किया, आपके पास एनर्जी आ गई 4.7। अब वो क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज बताओ। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन जब एम्पलीट्यूड जीरो उस वक्त मैक्सिमम ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है जी, मीन पोजीशन पे। अब जब वो मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट पे जाएगी यानी 0.016 प्लस में और माइनस में 0.016, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी बिकॉज यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है। दिस इज फ्रॉम ओ लेवल्स, ठीक है जी, जो आपका ऐसा बेल जार बना। कूलम्स लॉ, resultant force is directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of the distance। पॉजिटिव चार्ज दिया गया तो आपने चार स्ट्रेट लाइन बनाई, चार कर्व्ड लाइंस बनाई इन ऑर्डर टू शो अ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, द एरो शुड बी आउटवर्ड्स। ये आपको A2 में पढ़ाया गया है। फिर आते हैं जी हम आगे। अब वो क्या कह रहा है आपसे, अच्छा आप जब ये सवाल देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के सवालात ई वर्सेस आर, आर या एक्स ग्राफ, तो याद रखिएगा विद इन द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो, एट द सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब इसका जो रेडियस हुआ वो क्या हुआ, यहाँ से लेके ये जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास रेडियस हुआ जीरो से लेके यहाँ तक, दैट इज 3.2 सेंटीमीटर। क्योंकि जैसे ही उसका सरफेस आएगा यहाँ पे इस जगह पे मैक्सिमम ई होता है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो वो कम होता है। यहाँ पे ई जीरो होता है। पॉइंट चार्ज की सारी वैल्यूज आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने पढ़ाई हुई। फिर आपके पास कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर यानी क्यू की वैल्यू निकाल। आपको पता है कि छोटी सी डेरिवेशन है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, और ई इज इक्वल टू बेसिकली एफ अपॉन क्यू। तो और f इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको नहीं इसको यहाँ रखता हूँ तो दिस विल बिकम लाइक दिस कि E इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओवर Q1। तो ये Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये फॉर्मूला आया लाइक दिस। आपके पास Q की वैल्यू आपको चाहिए, E की वैल्यू आपके पास है, कहाँ है सरफात, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ई की है, ठीक है, क्योंकि आप मैंने क्या बताया सरफेस पे होता है ना, तो आपने ई की वैल्यू मैक्सिमम देखी वहां से, एंड देन यू पुट द वैल्यूज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके P4 में गिवन है, आर आपको सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है बिकॉज यू वांट अ चार्ज इन कूलम। तो आपके पास 2.25 जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी ई की, यानी ये ई है, ये 4 पाई है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये आर इन टर्म्स ऑफ मीटर का स्क्वायर है। तो जब आपने ये सारी वैल्यूज डाली तो you got the value of E by substituting in this equation। फिर वो क्या कह रहे हैं, सजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो चार्ज विल नॉट बी स्टेशनरी। यहाँ पे मुझे जो चार्ज दिया गया था वो स्टेशनरी था, वो मूव कर रहा होता ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर है तो दैट विल क्रिएट अ फोर्स दैट व्हिच द चार्ज विल मूव, तो उसकी वजह से वो जीरो नहीं हो सकता था। तो इसीलिए हम चार्ज को प्लेस करते हैं, स्टेशनरी करते हैं, इसीलिए हम कंसिडर करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो विद इन द स्फीयर। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिर आते हैं जी आगे कैपेसिटेंस का सवाल। Q इज इक्वल टू सी बी, charge is directly proportional to the applied force. I should be saying energy is directly proportional to the applied voltage. C is equal to Q upon V, या आप बता देंगे कि capacitance is the charge per unit voltage। फिर वो आपसे क्या कह रहा है कि क्या चार्ज यानी Q अपॉन कोलम इज इक्वल टू V स्लैश वोल्ट्स का एक ग्राफ दे दिया गया। जैसे ही आपने ये ग्राफ देखा आपको याद आया, सर फहद ने ये बताया था कि भाई अगर y एक्सेस पर चार्ज हो, x एक्सेस पर वोल्टेज हो, तो आपका ग्रेडियंट कैपेसिटेंस होता है, और एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास ये वर्क डन या एनर्जी होती है। उसके दो फॉर्मूले थे, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी, और अगर Q इज इक्वल टू सी वी सब्सटीट्यूट करो तो सी वी स्क्वायर, ठीक है, जिससे आप दो वोल्टेज भी निकालते थे। फिर आपके पास क्या हुआ, आपने इक्वेशन लिख दी, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन, तो आपके पास 1/2 क्यू वी। अब उसने मुझे कंसिडर किया, मुझे कहा कि Q और V की टर्म्स में बनाओ, तो मैंने Q और V की टर्म्स में बनाया, मैंने सी वी स्क्वायर यूज नहीं करा क्योंकि उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया Q V और X यूज में बनाओ। क्लियर। फिर वो क्या कह रहे हैं, अनदर कैपेसिटर अनचार्ज द फुल्ली चार्ज कैपेसिटर X इज नाउ कनेक्टेड, यानी X विल बिहेव लाइक अ बैटरी
एक्स से वोल्टेज पैरेलल में सेम होंगे तो V/4 दोनों में डिवाइड होगा, और क्योंकि उसकी वाई की कैपेसिटेंस 3 टाइम्स ऑफ सी है तो 3Q/4 चार्ज हो जाएगा। इट्स अ सिंपल वर्किंग, आप लोग करिएगा, अगर नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आई विल डिस्कस इट विद यू गाइस इन डिटेल। तो जब आप पैरेलल में लगाते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एनर्जी डिप्लीट होगी, क्योंकि आपका वोल्टेज शेयर हो रहा है, कैपेसिटेंस कम हो रही है, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ QV। तो उसके फॉर्मूले से what is meant by the frequency of an alternating current? Frequency O1 सी definition है, number of cycles per unit time या number of oscillations per unit time। एक इक्वेशन दी गई, इसमें 3.5 आपके पास एम्पलीट्यूड है, 40 आपके पास ओमेगा है, कह रहा है आपसे टाइम पीरियड निकालें और शो करें कि वो 50 मिली सेकेंड है। तो आपको बताया कि फॉर्मूला ग्रेविटेशन से 2π/t है, तो अगर मैं t को सब्स्टिट्यूट बनाऊं तो 2π/40 बिकॉज 40 वाज माय ओमेगा, तो 50 मिली सेकेंड या 0.05 सेकेंड एक वेव का टाइम आ रहा है, यानी एक वेव मेरी 50 मिली सेकेंड के अंदर कंप्लीट होगी। फिर उसने क्या कहा आपसे कि करंट वर्सेस वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाइए। तो अब एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है 3.3 प्लस 3.3 और माइनस 3.3। आई एम स्केचिंग ओवर हियर बट यू विल मेक इट एज पर द ग्राफ, क्योंकि ग्राफ आपको गिवन होगा। एक वेव 50 मिली सेकेंड में कंप्लीट होगी, तो आपकी वेव जाएगी कुछ इस तरीके से, ये एक वेव हो गई, फिर सिमिलरली ये आपके पास दूसरी वेव होगी। So you will show two waves of same amplitude and same time period. I am sketching, but you will draw it as per the given scale, because यहाँ amplitude भी फिक्स किया गया, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड भी फिक्स किया गया। रूट मीन स्क्वायर करंट, आप फॉर्मूला पता है, करंट डिवाइडेड बाय √2, तो 3.5 था मैक्सिमम वैल्यू, तो डिवाइड बाय 2.5 आया। फिर वो कह रहे हैं दोनों पावर निकालें, नॉर्मल पावर भी और RMS पावर भी। तो नॉर्मल पावर नॉर्मल बस 8033 वॉट यानी 8.3 किलोवाट, ठीक है। और आपके पास जो RMS वैल्यू आई वो 4.1 किलोवाट आपके पास वैल्यूज, ये दो वैल्यूज शो करनी है आपने, ठीक है। और उसके अलावा कैलकुलेशन का कोई और काम नहीं है। फिर वो क्या कह रहे हैं, ये आ गया आपके पास क्वांटम का सवाल। इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V to form a beam that each have a mass m and a charge q। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सवाल आ रहा है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप AS में यूज करते थे टू शो द वेव नेचर ऑफ लाइट वेव्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप फोटोन को बिहेव करना चाह रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि फोटॉन्स जो एमिट कर रहे हैं एनर्जी, दे आर बिहेविंग लाइक अ वेव and they are spreading, they are changing their direction and they have a characteristic like waves। फिर वो क्या कह रहा है आपसे, डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ NQV। लीनियर मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करना है, P इज इक्वल टू mv, काइनेटिक एनर्जी में EK इज इक्वल टू हाफ mv² हो गया। mv को ब्रेक करेंगे तो एक जगह मोमेंटम आ जाएगा, उसको उधर ले जाइए, P को सब्स्टिट्यूट करिए एंड दैट्स सिंपल। मेरा नहीं ख्याल है इसमें मेरे किसी भी बच्चे को इतना मुश्किल होनी चाहिए। तो √2 QV अब m आपके पास लीनियर मोमेंटम का वो बनता है। ये क्या कह रहा है, वोल्टेज आपने बढ़ाया तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो बेटा मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा। मोमेंटम बढ़ेगा तो आपने प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच, P इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम होगी तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी आपके पास अगर d कम होगा, n कम होगा, तो आपके पास AX ओवर लैम्डा d पढ़ा है आपने, यहाँ पे d sin थीटा भी यूज कर सकते हैं और AX ओवर लैम्डा d भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं AX ओवर लैम्डा d। तो आपके पास उसकी थ्रू भी आपको पता लगेगा कि फ्रिंज स्पेसिंग आर बीइंग रिड्यूस्ड। फिर वो क्या कह रहा है कि मोमेंटम और 1 ओवर का बताइए, यानी y एक्सिस पर मोमेंटम रखिए, x एक्सिस पर 1 ओवर लैम्डा। तो आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, इसको ब्रेक किया गया तो आपके पास E इज इक्वल टू H इंटू 1 बाय लैम्डा प्लस C। C इज द बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपने ये y इंटरसेप्ट पर आ गया और आपके पास 1 ओवर लैम्डा इज x, E आपके पास जो है वो y पर है, तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो आपके पास वो आ गया y, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो। अच्छा, लास्ट सवाल, रेडियो एक्टिव डिकेज बोथ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। रैंडम से मतलब क्या है कि भाई आप नेक्स्ट वैल्यू नहीं बता सकते, यू कैन नॉट कैलकुलेट, नॉट गिव द नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, नॉट प्रेडिक्टेबल, अगली वैल्यू कैलकुलेबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब कि भाई एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठीक है, अच्छा, प्रेशर, ह्यूमिडिटी,
इनसे रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती। रेडियो एक्टिव की रैंडमनेस कैसे पता लगती है भाई? फ्लक्चुएशंस होती हैं, आप एक कंटिन्यूस स्मूथ कर्व नहीं बना सकते। फिर वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन जो है बेटा, वो आपके पास न्यूट्रॉन स्टार्टेड होता है, न्यूट्रॉन जाके हिट करते हैं तो स्टार्ट होता है। फ्यूजन के लिए हाई एनर्जी चाहिए। फिशन के अंदर एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक होता है, फ्यूजन के अंदर दो छोटे अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज्वाइन होते हैं। आई होप ये वाला पेपर आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा तेज इसलिए गया हूँ क्योंकि ये पेपर मैं क्लासेस में करवा चुका हूँ। आई होप आपको क्लियर नहीं है, मैं इसका स्लो वर्जन भी अपलोड कर दूंगा, वर्किंग भी अपलोड कर दूंगा। जो थोड़ी बहुत डेरिवेशंस हैं वो मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल होगा, सिंस यू गाइस आर इन A2। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।